हाय मेरे प्यारे बालकों, कैसे हैं आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस का सेट नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। कल मैंने आप लोगों को सेट 3 पढ़ा दिया था, अब सेट 4 पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। आप लोग का एग्जाम में जो पेपर आने वाला है सेम एज इट इज आने वाला है, इसी तरह से खंड वो लिखा हुआ रहेगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिखा हुआ रहेगा। आपसे कह रहा होगा कि 180 तक प्रश्न है, इसमें से आपको किन्हीं किन्हीं 40 प्रश्नों को आपको क्या देना है, उत्तर देना है। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए हुए रहेंगे। विकल्प का मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन क्या रहेगा, सही रहेगा, और उसी ऑप्शन को क्या करना है, आपको टिक लगाना है और आपको अपने ओएमआर शीट में क्या करना है, उसको भरना है। ठीक है, फिल करना है। तो 40 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ओके, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को क्या लिखा हुआ है। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? जड़ में, तना में, पुष्प में, फल में। तो हम लोग एक बात जानते हैं, पौधों का जनन अंग जो होता है वो कहाँ पे होता है भाई? पुष्प में होता है। क्या होता है भाई? पुष्प में होता है। ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जंतु में, परजीवियों में, कवकों में, हर पौधों में। तो हम लोग क्लास 7 क्लास 6 में भी पढ़े हैं इसके बारे में, है ना। क्लास 9 में भी बारे में पढ़े हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधे में होते हैं, क्योंकि हरे पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और किसके द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हरे पौधे क्या होते हैं, अपना प्रकाश जो अपना जो भोजन होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाया जाता है। इसी को बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलती है? कह रहे कि जब प्रकाश संश्लेषण होती है, जब प्रकाश संश्लेषण होती है तो उस वक्त ऑक्सीजन जो होता है ना, कहां से बाहर होती है? जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, और क्या होता है यहाँ पे, डिक्टियोसोम से। तो हम लोग जानते हैं कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो ऑक्सीजन जल से बाहर होती है। कहां से भाई? जल से बाहर होती है। बात समझे? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो बाहर होती है किससे होती है? जल से होती है। ओके, आपसे कहता है कि जठर ग्रंथियां जो होती है कहां पाई जाती है? यकृत मतलब बोले तो लीवर, जिसको हम लोग अपनी भाषा में कलेजा बोल देते हैं। अग्नाशय में, अमाशय, अमाशय मतलब पेट, मुंह में। तो जठर ग्रंथि कहां पे पाया जाता है? तो पेट में पाया जाता है। पेट मतलब बोले तो साइंटिफिक भाषा में उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अमाशय। ठीक है ना। तो जठर ग्रंथि कहां पे पाया जाता है? अमाशय में पाया जाता है। ठीक है। ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया कहां पे होती है? स्टोमेटा में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, कोशिका द्रव्य में। ग्लाइकोसिस की जो ये होती है प्रक्रिया होती है, वो जो प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस कहां पे संपन्न होती है? तो हम लोग जानते हैं कोशिका द्रव्य में। कहां पे होती है? कोशिका द्रव्य में होती है। ओके, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है? इथाइल अल्कोहल, जब इथाइल अल्कोहल होती है तो यहाँ पे क्या होती है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, मतलब अब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती है। जब ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? अवायवीय हो गया। क्या हो जाएगा? अवायवीय हो जाएगा। लेकिन जब ऑक्सीजन अगर मौजूद होगी तो क्या होगा? वायवीय होगा। ठीक है ना। तो सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो अगर सबसे बड़ी पूछा जाता तो क्या होता है? एड्रिनल होता। लेकिन सबसे छोटी पूछा गया तो क्या हो जाएगा? पेट्यूटरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेट्यूटरी क्या होता है? सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि होती है। बात समझे ना। पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया को क्या कहलाती है? विसरण, परागण, निषेचन, वाष्पोत्सर्जन। तो आप लोग पढ़ेंगे वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ये क्लास 7 में भी है ये बात, है ना। पौधों के वायवीय पौधों से जल का जो ह्रास होती है, जल की जो कमी होती है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है। घेंगा, घेंगा जो आगे होता है या पीछे कहीं भी होता है ना, हमारे जो गर्दन होता है उसमें घेंगा रोग। तो पहले जो होता था ना, आपके दादे परदादे के लोग जो होता ना, उन लोगों को होता था घेंगा रोग। अभी किसी को आपको घेंगा जो रोग है ना नहीं मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, वो घेंगा रोग क्योंकि हम लोग किसकी कमी से होती थी? रक्त की कमी से, चीनी की कमी से, मोटापा की कमी से, आयोडीन की कमी से। तो हम लोग जानते हैं घेंगा रोग जो होती है ना, वो आयोडीन की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है? आयोडीन की कमी से होती है। पहले लोग जो होता था ना, नमक में आयोडीन नहीं मिलता था, अब उसमें हम लोग क्या मिलाने लगे? आयोडीन मिलाने लगे। अब ये बीमारी किसी को नहीं होता है। बीजांड की दीवारें जब मोटी हो जाती तो क्या बन जाता है? फूल, फल, बीज, भ्रम, भ्रूण। तो हम लोग जानते हैं जब बीजांड की दीवारें मोटी हो जाती तो क्या बन जाता है? वो फल बन जाता है ना। जब बीजांड की दीवारें मोटी हो जाती तो अपने आप वो किस में बदल जाता है? फल में बदल जाता है। रक्तचाप मतलब बोले तो प्रेशर। रक्तचाप को, प्रेशर को मापने के लिए हम लोग किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं? स्टेथोस्कोप, एमीटर, एमीटर तो होगा ही नहीं। यहाँ पे हम लोग क्या धारा का मापने के लिए करते हैं? क्या लेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं? दूध को मापने के लिए करते हैं। और स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं? धड़कन को मापने के लिए क्या आता है ना। और ये जो आपका स्पिगोमेनोमीटर जो होता है ना, इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं? रक्तचाप मतलब बोले तो प्रेशर को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बात समझे। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है कहाँ पे? जंतु में, पौधेतर जंतु दोनों में, पौधों में, और इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं ये जो है ना, जड़ों से लेकर के कहां तक करता है? पूरे जो आपका पौधा होता है, पूरे जड़ों में क्या किया जाता है? जड़ से पूरे पौधे में जो भोजन होता है उसको पहुंचाया जाता है। तो उसकी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। तो कहां पे होता है भाई? पौधों में होता है। कहां पे होता है? पौधों में होता है। ठीक है, चलिए। बोले कि निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो ऊंट में तो बंद पाया जाता है, घोड़ा में, मानव में, ये सब में क्या पाया जाता है? बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तिलचट्टा में से क्या पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है ना। ये बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, बहुत बार में पूछा है ये वाला खास करके।
रक्त क्या है, ये भी बहुत बार पूछा है, रक्त वाला, ये भी भाई। रक्त क्या है, पदार्थ है, कोशिका है, उत्तक है, तो हम लोग जानते हैं रक्त क्या होता है, सेल इज अ क्या होता है, रक्त पूछ रहा है ना जी, रक्त क्या होता है, उत्तक होता है ना, रक्त क्या होता है आपका, उत्तक होता है, टिश्यू होता है, बात समझे। बोल रहा है कि मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है, मतलब मूत्र जो है ना उसका रंग पीला किसके कारण होता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, यूक्रोम, यूक्रोम, तो किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण, यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग क्या होता है, पीला हो जाता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है, उभयलिंगी जंतु का मतलब होता है वैसा जंतु जो मतलब किस में रह सकता है, दोनों जगह रह सकता है, दोनों जगह मतलब बोले तो पानी में भी और जमीन में भी, है ना, पृथ्वी में भी रह सकता है, और सॉरी पृथ्वी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, क्या होता है, एक भूमि होता है, एक होता है पानी, तो क्या दोनों मतलब स्थल में ये रह सकता है ना, तो कौन हो जाता है आपका केचुआ। केचुआ कहाँ पे रह सकता है, जमीन में, सॉरी पानी में भी रह सकता है और जमीन में भी रह सकता है, ठीक है ना। यूरिया रक्त में कहाँ पाया जाता है, सॉरी कहाँ से प्रवेश करती है, यूरिया जो होती है, यूरिया, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, यूरिया मतलब जिसको हम लोग क्या बोला जाता है उसको, है ना, पेशाब भी बोलते हैं हम लोग, है ना, वही यूरिया होता है एक्चुअली में। तो किडनी से, लिवर से, फेफड़ा से, इनमें से कोई नहीं, तो हम लोग जानते हैं ये जो लिवर होता है ना, लिवर, लिवर से रक्त में क्या करती है, प्रवेश करती है, कौन, यूरिया, बात समझे। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने के वाला रसायन कौन सा होता है, तो डीडीटी होता है, क्या होता है, डीडीटी होता है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है, तो हम लोग जानते हैं अपघटक, मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी, तो क्या होता है भाई, शाकाहारी हो जाएगा, ओके। क्या बोलता है, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता किस पर निर्भर, किसी पर निर्भर नहीं रहता है, डायरेक्ट वो क्या होता है, हरे पौधे जो होते हैं वही क्या होता है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है, तो क्या हो जाएगा, शाकाहारी हो जाएगा, ओके। निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, कुआं, समुद्र, नदी और तालाब। ये आपको समुद्र हुआ, नदी हुआ, तालाब हुआ, ये क्या है, ये कौन सा, ये दूसरा है, ये पता नहीं, याद नहीं आ रही मुझे, लेकिन भूमिगत जल के बारे में पूछा गया तो कौन हो जाएगा, कुआं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुआं, ठीक है। कुआं क्या होता है, भूमिगत जल का उदाहरण एक। ये क्या नाम है उसका, अस्थिनी जल ना क्या नाम भी होता है, अस्थि जल, ऐसे कुछ नाम होता है, वो उसका उदाहरण ये तीनों। प्राकृतिक चुनाव द्वारा, नेचुरल सिलेक्शन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, क्या कहलाता है, मेंडलवाद, डार्विनवाद, लामावर्गवाद, सूक्ष्म विकास, तो क्या बोलता है, डार्विनवाद कहा जाता है। प्राकृतिक जो चुनाव होता है उसका जो उसकी जीवों का जो विकास होता है वो क्या कहलाता है, डार्विनवाद कहलाता है, ठीक है। हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता, अपघटक, इनमें से कोई उत्पाद, क्या होता है भाई, उत्पाद कहता है हरे पौधे, क्यों, क्योंकि ये भोजन अपने क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, इसलिए इसको क्या कहता है, उत्पाद कहा जाता है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, एंडोत्सर्ग का कारण क्या हो सकता है, एलएचएस, एस्ट्रोजन, एफएसएच, इनमें से कोई नहीं, तो एलएचएस होता है, ओके। बोल रहा है कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहां पाई जाती है, अंडाशय में, अग्नाशय में, अमाशय में, वृक्क में, तो अग्नाशय में पाया जाता है, ओके। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है, थायरोक्सिन, कौन सा, थायरोक्सिन हार्मोन किसकी कमी से, मतलब किसके संश्लेषण, किसके बनने के कारण किसका होना आवश्यक है, मतलब थायरोक्सिन हार्मोन जो बनता है वो किसका होना आवश्यक है, तभी वो थायरोक्सिन हार्मोन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो आयरन, मैग्नीज, आयोडीन और क्लोरीन, तो थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका आवश्यक है, ये पता नहीं चल रहा है हमें, ठीक है, क्या किस चीज की कमी से बनता है, आप लोग थोड़ा सा बता दीजिएगा इसके बारे में, ठीक है। मिसल सेल कणिकाएं पाई जाती है कहाँ पे, नेफ्रॉन में, न्यूरॉन में, न्यूक्लियस में, इनमें से कोई नहीं, तो मिसल सेल कणिकाएं पाई जाती है न्यूक्लियस में, न्यूरॉन में, नेफ्रॉन में, तो मिसल सेल, इसको भी समझ में नहीं आया, ये दोनों हमको समझ में नहीं आया, ठीक है, ये दोनों आप लोग कर लीजिएगा अपने से, यानी तो अगर आपको पता चलेगा तो मेरे कमेंट कर दीजिएगा जरूर। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं 1.2 से 1.4 केजी तक वजन होता है इसका, कितना, 1.2 से लेकर के कितना तक होता है, 1.4 केजी तक वजन होता है मानव का, जो मस्तिष्क होता है, दिमाग होता है। निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए, मतलब उसको, वो जो अगर किसी आदमी को निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि हो गया तो उससे दूर पाने के लिए उसको कौन सा लेंस का हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो क्या हो जाएगा, काल्पनिक और सीधा, क्योंकि निकट दृष्टि दोष का प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक, और दूर दृष्टि दोष को सीधा, तो क्या हो जाएगा, काल्पनिक और क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, ठीक। साइड मिरर के रूप में हम लोग निम्नलिखित में से किसका प्रयुक्त करते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या उत्तल लेंस, तो हम लोग जानते हैं साइड मिरर में क्या करते हैं हम लोग, किसी भी वस्तु को सीधा देखने के लिए और वस्तु को छोटा देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं ना, वस्तु क्या दिखता है, सीधा दिखता है और छोटा दिखता है, हम लोग इसलिए उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता क्या है, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी, छोटा, सीधा, उल्टा, तो अवतल लेंस में सीधा प्रतिबिंब बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है भाई, सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है, जूल होता है, ये बात हम लोग जानते हैं, है ना। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना के कारण होता है, तो हम लोग जानते हैं प्रकीर्णन, स्कैटरिंग के कारण क्या होता है, आकाश का रंग हमें कैसा दिखता है, नीला दिखता है, ठीक है। मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि से का न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए, अगर यहाँ पे आपका अधिकतम दूरी पूछता है, अधिकतम दूरी क्या होता है, जो मानव नेत्र होता है उसका अधिकतम दूरी क्या होता है, अनंत होता है,
लेकिन निकट न्यूनतम दूरी पूछा होता है, न्यूनतम दूरी कितना होता है 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना है 50 सेंटीमीटर, इसकी क्षमता क्या होती है, क्षमता मांग रहा है P बराबर कितना था 1/f, ये किस में होता है भाई मीटर में होता है, ठीक है ना, वो कितना होता है मीटर में होता है, तो 1/50 फोकस दूरी कितना दे रखा है आपको, फोकस यहाँ लिखा हुआ है फोकसांतर, फोकसांतर का मतलब क्या है फोकस दूरी दिया हुआ है, कितना दे रखा है 50 सेंटीमीटर, तो इसको किस में बदलना है आपको मीटर में बदलना है, तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे आप इसको 1/50, तो 100 से क्या लगाना पड़ेगा भागा लगाना पड़ेगा मीटर में बदलने के लिए, तो ये अपने आप कहाँ चले जाएगा ऊपर चले जाएगा, ठीक है ना। तो 100 कम 100 बटे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 से कम 50 50 दूनी कितना हो जाएगा 2 डायोप्टर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 डायोप्टर प्लस 2 डायोप्टर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा पर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, तो 5 सतह होते हैं, हम लोग जानते हैं इस बात को, ठीक है ना। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है, कहाँ पे अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है, कहाँ पे उतली में, दृष्टिपटल में, परितारिका में, पश्चमाभि पेशियों में द्वारा, किसके द्वारा, तो पश्चमाभि पेशियों के द्वारा उसका जो फोकस दूरी को परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं तो हम लोग जानते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियम पूछे या प्रकाश के परावर्तन के नियम पूछे, दोनों बात बराबर है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं, और प्रकाश के परावर्तन के भी कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं, ठीक है। फोटोग्राफी कैमरा में अभिदृश्यक मतलब इस्तेमाल किया जाता है, किस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, तो हम लोग जानते हैं फोटोग्राफी कैमरा में उत्तल लेंस का उपयोग किया था, किसका उत्तल लेंस का उपयोग किया था, ठीक है। यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर के गुजरती है, फोकस पे, वक्रता केंद्र से, ध्रुव से, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि एक अवतल दर्पण पर कोई लंबवत किरण अगर क्या होती है लंबवत आपतित होती हो, परावर्तन के बाद उसी दिशा में क्या होती है वो मुड़ जाती है, ठीक है ना, तो क्या होता है वक्रता केंद्र पर हो जाएगा, ओके। यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरते हैं तो इसका नहीं होगा, क्या नहीं होता है, अपवर्तन विचलन, वर्ण्य विक्षेपण नहीं होगा, क्या होता है एक प्रिज्म में ना एक वर्णीय किरण मतलब एक ही दिशा में जाती है जो, वो किसका क्या नहीं होता है, तो उसका वर्ण्य विक्षेपण नहीं होता है। मानव विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम किसको करता है, उच्च दाब की हवा नहीं, गतिमान हवा, स्थिर हवा से तो कोई मतलब ही नहीं होगा, स्थिर हवा तो उसको घुमा नहीं सकता है, तो क्या हो जाएगा विद्युत जनित्र को कुंडली को घुमाने के लिए हम लोग क्या है गतिमान हवा होना चाहिए, क्या होता गतिमान हवा होना चाहिए, जो हवा क्या करे मूव करे चले, मतलब कांच की अवतल लेंस में की वायु में शक्ति होती है, कह रहे कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति क्या होती है, तो कांच की अवतल लेंस में वायु की शक्ति क्या होती है, ऋणात्मक होती है, क्या होती है भाई ऋणात्मक होती है, ओके। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक होता है, तो हम लोग जानते हैं आयोडीन, सल्फर, हीरा, ग्रेफाइट, तो हम लोग जानते हैं ग्रेफाइट। और एक बात और सुन लीजिए ग्रेफाइट के बारे में, आपसे पूछा जा सकता है तो बताओ कौन ऐसा अधातु है जो अधातु होते हुए भी विद्युत का क्या होता है सुचालक होता है, तो क्या होता है वो ग्रेफाइट होता है, समझ रहे। ये ग्रेफाइट क्या होता है अधातु होता है, अधातु होते हुए भी क्या होता है विद्युत का सुचालक होता है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात क्या होता है कौन ऐसा अधातु है जो कठोर होते हैं, तो ये क्या होता है ग्रेफाइट हो जाएगा, ओके। वक्रता त्रिज्या 1 मीटर है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, तो फोकस दूरी बराबर कितना होता है 1/, कितना होता है ए बराबर क्या होता है r/2 है ना, ए बराबर कितना होता है r/2 है ना। वक्रता त्रिज्या कितना है 1 मीटर है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होता है ए बराबर r/2 होता है ना। तो r की जगह कितना हो जाएगा आपका, वक्रता त्रिज्या 1 मीटर है तो 1 हो जाएगा, 1 मीटर बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ कितना दिया हुआ है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको सेंटीमीटर में बदल दो। हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर बटे 2 तो एक कम तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 100, तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। तो इसकी फोकस दूरी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अविलंब से विचलित हो जाती है, तो अविलंब से दूर हो जाती है, अविलंब की और नजदीक हो जाती है, अविलंब के साथ संपन्न होती है, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जैसे सघन माध्यम का मतलब क्या होगा, सघन माध्यम का मतलब हो गया कांच या पानी, ये सघन माध्यम होगा। और विरल माध्यम किसको बुलाया जाता है हवा को बुलाया जाता है, ठीक है ना। तो या निर्वात हो या हवा हो, तो निर्वात में तो भाई कोई माध्यम होता ही नहीं है, उसमें कोई किरण उसमें पास ही नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब जाती है तो क्या होता है अविलंब से दूर हो जाती है, कैसे क्या होती है वो अविलंब से दूर हो जाती है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं जनित्र कहते हैं, क्या कहते हैं भाई जनित्र। अगर उसको मापने की बात हो तो एमीटर की बात होती है, ओके, लेकिन उत्पन्न करने की बात हो तो क्या होता है जनित्र होता है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या होता है पवन ऊर्जा, कोयला, बायोगैस, तो क्या होता है भाई कोयला होता है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या होता है कोयला होता है, ठीक है। बोले कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होती है, विचलन, परावर्तन, विक्षेपण, इनमें से सभी। तो देखो कांच की जब एक समांतर पट्टिका श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होती है, विचलन भी होता है, परावर्तन भी होता है, विक्षेपण भी होता है, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से क्या हो जाएगा सभी हो जाएगा, ठीक है। हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति के लिए की मतलब आपूर्ति की जाती है वो क्या हो सकता है 220 वोल्ट दृष्टि धारा, 12 वोल्ट दृष्टि धारा, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, 12 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। तो हम लोग जानते हैं हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति के लिए हम लोग 220 वोल्ट का
प्रत्यावर्ती धारा लगाते हैं। क्यों लगाते हैं प्रत्यावर्ती धारा? क्योंकि इसका जो है ना करंट का जो ये होता है वैल्यू होता है वो हम तो बहुत दूर तक फैला सकते हैं उसको, ठीक है ना। जस्ता की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो जस्ता की परमाणु संख्या 30 होती है ना। जस्ता की परमाणु संख्या कितनी होती है? 30 होती है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं NO2CO3 विद 10H2। ये क्या होता है? ये धोबिया सोडा होता है ना। Na2CO3 विद क्या होता है? 10H2 होता है, ये धोबिया सोडा होता है। निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है? सिर्फ क्षारक नहीं पूछा है, प्रबल क्षारक पूछा है। प्रबल स्ट्रॉन्ग कौन है? ये सभी तो क्षारक है, ये सभी क्या है? क्षारक है। लेकिन इसमें से प्रबल क्षारक क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? ये प्रबल क्षारक होता है। ओके। हेमाटाइट निम्नलिखित में किस धातु का एस्क है? तो हम लोग जानते हैं जिंक, लोहा। लोहा का क्या होता है? लोहा जो होता है, लोहा का जो एक एस्क होता है जिसका नाम क्या होता है? हेमाटाइट होता है, ठीक है। बोल रहा है कि सल्फाइड एस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? द्रवण विधि द्वारा, निष्पादन द्वारा, हाथ से चुन करके फैन फोल्डिंग विधि द्वारा। तो सल्फाइड एस्क का सांद्रण किसके द्वारा होता है? द्रवण विधि के द्वारा होता है। ओके। अभिक्रिया जिंक ऑक्साइड, जिंक को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक ऑक्साइड बनता है। ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? जुड़ रहा है ना। तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन। ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं C6H12O6 होता है। ये बहुत सिंपल है। अम्ल का जलीय विलयन में विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या करता है? विलय होता है, आयनित हो जाता है। ये कल भी पढ़ाए थे, आज भी आ गया है ना। अम्ल का जलीय विलयन क्या विद्युत का क्या होता है? संचालन करता है क्योंकि ये अम्ल में क्या होता है? आयनित होता है ना। ये अम्ल में क्या हो जाता है? आयनित हो जाता है, मतलब Na+ और Cl- हो जाता है ना, बताया था मैं कल इस बारे में। तो वो आयनित हो जाता है, ठीक है। तो लिथियम के 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हम लोग जानते हैं लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 3 होता है। तो 3 होता है तो इसको कितना लिखते हैं? 2,1। तो इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 1, है ना। तो ये जो है ना, ये तो संयोजकता होता है ना, जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजकता बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आवर्त सारणी में शून्य समूह किसको कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि जो उत्कृष्ट गैस होता है उसी को क्या बोला जाता है? शून्य समूह कहा जाता है। उत्कृष्ट गैस में इसमें कौन है? हीलियम है। हीलियम क्या हो जाएगा आपका? हीलियम हुआ, नियोन हुआ, आर्गन हुआ, क्रिप्टन हुआ, जेनन हुआ। वो क्या है आपका? उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? शून्य होता है, जिसके कारण उसे शून्य समूह भी कहा जाता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है? तो हम लोग जानते हैं फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो में, या सिर्फ ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हाँ क्या दिया? पोटासियम, सोडियम, ये भी है, ये भी विद्युत ऋणात्मक तत्व है दोनों। आयोडीन भी, फ्लोरीन भी, लेकिन सबसे सर्वाधिक पूछा गया, सर्वाधिक किसमें होता है? फ्लोरीन में होता है। सबसे अधिक जो है ना विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है वो क्या होता है? फ्लोरीन होता है, ठीक है। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? अगर ये एनोड होता तो ऑक्सीजन होता, और कैथोड है तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त करती है? तो हाइड्रोजन करती है। बात समझे। हमारे शरीर का पीएच का मान कितना होता है? तो हम लोग जानते हैं हमारे शरीर का जो ये होता है रक्त होता है, उसका जो वो क्या होता है? थोड़ा सा क्षारीय होता है। क्षारीय होने के कारण 7 से कितना हो जाएगा? 7.8 हो जाएगा। तो इसका पीएच कितना हो जाएगा? 7 से लेकर 7.8 हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन यौगिक अम्ल है? अम्ल देख लीजिए कौन है? सोडियम ऑक्साइड, ये तो भाई क्षारीय है। कैल्शियम हाइड्रो, ये भी क्षारीय है। कॉपर ऑक्साइड H2SO4 है ना। ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। H2SO4 क्या है? एक सल्फ्यूरिक अम्ल, एक है प्रबल अम्ल है, जानते हैं ना। H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल ऐसे प्रबल अम्ल होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो अभिक्रियाशील धातु जो हाइड्रोजन से ऊपर होगा वो अभिक्रियाशील होता है। जैसे सबसे ज्यादा कौन है? पोटासियम है, उसके सोडियम है, उसके मैग्नीशियम है, अल्युमिनियम है, जिंक है। तो जिंक नजर आ रहा है, ये सारा है अभिक्रियाशील धातु है, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी ये हाइड्रोजन से नीचे तत्व है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? आपका जिंक हो जाएगा। ये सब तत्व सिल्वर हुआ, सोना हुआ, कॉपर हुआ, ये हाइड्रोजन से नीचे तत्व है, ये कम क्रियाशील धातु होता है, लेकिन जिंक थोड़ा सा यहाँ पे क्या अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ओके। किस धातु के 72 कक्षा में सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है? 5 और 6। देखो इसके बाहरी इलेक्ट्रॉन में 5 है तो उसको 6 नहीं लिख सकते हैं, 3 है तो 4 नहीं लिख सकते हैं, है ना, या 3 है तो 5 लिख सकते हैं। अगर किसी भी बाहरी कक्षा में अगर 5-6 इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग 7 लिख सकते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो क्या कर सकता है? अपना स्टेबल पूरा कर सकता है, ठीक है ना। अपना स्टेबल क्या कर सकता है? अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं? गेन कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है? पीतल। पीतल में कॉपर और जिंक रहता है, तो कॉपर का मात्रा कितना रहता है उसमें? 90% और 10% क्या रहता है? जिंक रहता है ना। तो कॉपर और क्या हो जाएगा? जिंक हो जाएगा। कॉपर और क्या हो जाएगा? जिंक। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा समावयवी है? समावयवी का मतलब हम लोग जानते हैं कि वैसा स्ट्रक्चर जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहता है, लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या रहता है? डिफरेंट रहता है। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है। तो मेथिकल अल्कोहल और डाइमिथाइल ईथर, एसीटोन और एसिटाल्डिहाइड, इथिल अल्कोहल और डाइमिथाइल ईथर, इथिन और एंथाइन। तो क्या हो जाएगा? मेथिल अल्कोहल और क्या होता है? डाइमिथिल ईथर। ये क्या होता है? इसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होता है, ठीक है। बोला है कि CH3O C2H5 का आईयूपीएसी नेम क्या होता है? तो मिथॉक्सीथेन, प्रोपोक्सीथेन, इथॉक्सीथेन, इथिल मिथिल ईथर। तो क्या हो जाएगा? कितना कार्बन है? 2 कार्बन। तो मिथॉक्सी तो नहीं होगा, इथॉक्सी होगा, है ना। मीथ 2 कार्बन तो इथॉक्सी होगा। इथॉक्सी कौन है? देख लीजिए, इथॉक्सीथेन, ये नजर आ रहा है हमको ना, इथॉक्सी मिथेन, ये नजर आ रहा है, तो ये होगा। ओके। लोहे की अभिक्रिया में भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है? क्या बनता है? लोहे की अभिक्रिया अगर भाप से कराएंगे, है ना, तो लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है?
ये क्या है, आयरन 2,3 ऑक्साइड बनता है, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 FeO फेरस ऑक्साइड, तो क्या होता है आयरन 2,3 ऑक्साइड बनता है, क्या होता है आयरन 2,3 ऑक्साइड बनता है, ये बनेगा। ठीक है, एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, तो आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग कौन सा हो जाएगा, तो वर्ग भी 16 होगा इसका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकती है। जिंक तो कर सकता है क्योंकि हाइड्रोजन सुपर है, उसके बाद लोहा ये तो भी कर सकता है, कॉपर नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि ये क्या होता है हाइड्रोजन से नीचे है, तो हाइड्रोजन से जब ये नीचे होता है तो ये क्या कर सकता है, कॉपर ये सॉरी सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकता, पता है ना, जो तत्व हाइड्रोजन से नीचे होता है अभिक्रियाशील करने में, तो वो क्या कर सकता है अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकती, बात समझे, तो कॉपर उससे नीचे है। एक मिश्र धातु में 90% कॉपर है और 10% क्या टीन है, तो ये किसका मिश्र धातु है, सोल्डर, पीतल, ब्रॉन्ज, तो किसका ब्रॉन्ज का। अगर यहाँ पे 10% या 90% क्या है कॉपर है, 10% क्या है टीन है, अगर टीन के बदले में यहाँ पे क्या जिंक रहता तो ये क्या हो जाता आपका पीतल हो जाता, ठीक है ना, लेकिन 10% यहाँ क्या है टीन है, तो ये क्या हो जाएगा ब्रॉन्ज हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर बनाता क्या बनाता है, अच्छा जिंक और हाइड्रोक्साइड के साथ जब अभिक्रिया जिंक है ना Zn प्लस ये NaOH है ना, जिंक हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कौन सी गैस उत्पन्न निकालती है, तो हाइड्रोजन गैस निकालती है, कल बताया था मैंने कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर ऑक्सीजन से संयोजन नहीं करता है, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में उच्च ताप से गर्म हाई टेम्परेचर पर गर्म करने पर ऑक्सीजन के साथ वो अभिक्रिया नहीं करती, कौन हो जाएगा, अल्युमिनियम, ये तो होगा कॉपर, सिल्वर, ये सिल्वर नहीं हो पाएगा है ना, सिल्वर ना कॉपर, सिल्वर नहीं हो पाएगा ना, सिल्वर नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, ये क्या करेगी, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाएगी। ठीक है ना, एस के में उपस्थित उपद्रव को क्या कहलाता है, तो खनिज धातुमल गेंग, क्या कहलाते हैं भाई, गेंग कहलाता है। निम्नलिखित में किस गुणों के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं, तो आघात वर्गीयता के कारण, उसमें चालकता के कारण, कठोरता के कारण, तन्यता के कारण, हम लोग तन्यता के कारण उसको क्या बनाते हैं, तार बनाते हैं। क्यों, क्योंकि इसको कूट करके बहुत लंबा चौड़ा बनाया जा सकता है, जिससे क्या होता है तार बहुत पतला होता है और बहुत मतलब एक जैसे कि उसको लंबा तार खींच करके हम लोग बना सकते हैं। ठीक है ना, जैसे सोना का तो नहीं बन सकता है, चांदी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत लंबा तार बनाया जा सकता है छोटा सा तार से। ठीक है, 1 ग्राम तार से लगभग 200 मीटर लंबी तार बनाई जा सकती है इसलिए। ठीक है, तो उसकी तन्यता क्या होना चाहिए, बहुत अधिक होना चाहिए, तन्यता बहुत अधिक होने के कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको लंबा तार बना सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग प्लीज मेरे चैनल को साथ में लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में शेयर कर दीजिएगा।